हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आज हम 26 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आउट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, विच वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने दो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट थी और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट थी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स, जो कि इनकम लेवल से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनकम आप बढ़ा दीजिए, इनकम आप कम कर दीजिए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी होती है। अब इसमें आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर में इन्वेस्ट करती है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने देश का वहाँ पे खर्चा करना होगा। उसी तरह आर्मी की जो पेंशन होती है वहाँ पर उनको खर्चा करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनकम भले ही कम हो या ज़्यादा हो, वो सेम रहती है। लेकिन दूसरी तरफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, कॉलेजेस बनवाती है, पार्क्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है। तो ये हो गई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो इनकम लेवल पे फ़र्क, इनकम लेवल जो है इन इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क डाल सकता है। अब जैसे कि अगर इनकम कम हुई है किसी साल गवर्नमेंट की, तो ऐसे में वो रोड्स वगैरह कम बनाएंगे या स्कूल्स वगैरह कम बनाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों इन्वेस्टमेंट काम करती है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर असर पड़ता है इनकम चेंज होने का। तो जाहिर सी बात है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वही ये इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। और 27th क्वेश्चन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। विल अ फर्म इन्वेस्ट इफ इट्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 12% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%। तो क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट्स कि क्या कोई भी फर्म जो है वो ऐसी जगह पैसा लगाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12% का है, और उस प्रोजेक्ट पे जो खर्चा हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है वो 16% का है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दोबारा से स्टूडेंट्स। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है MEI और एक होता है ROI। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लेते हैं कि उस कंपनी को, कोई भी एक कंपनी है जिसको एक मशीन चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो जो मशीन है उसके लिए उसके पास कैश नहीं है, तो वो भी उसने उधार पे लिए। तो वो जो मशीन है उसका जो उधार उन्होंने लिया है, तो जाहिर सी बात है उनको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो उस उधार पे जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो 16% है। अब वो इस इंटरेस्ट को एक साल में तभी कवर कर पाएंगी जब ये मशीन उनको 16% से ज़्यादा पैसा कमा के दे, तभी तो हो पाएगा। और उसके बाद अलग से आपको मशीन की कीमत भी चुकानी है, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में ये कब पॉसिबल? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है उस मशीन ने एक साल में कितना पैसा कमा के दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो स्टूडेंट्स आप खुद ही देख लीजिए, मशीन पे जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 16% का है और उन्होंने जो पैसा कमा के दिया वो 12% है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर तो बात उल्टी हो गई है। इसका मतलब मशीन पे जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, मशीन महंगी पड़ रही है, और इन जो उस पे एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम आ रही है, जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है ना। तो क्या ऐसे में कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगी? जवाब है नो। आगे देखेंगे, द फर्म विल नॉट इन्वेस्ट एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रीज़न आपको साफ साफ समझ आ गया है, क्योंकि MEI जो है वो ROI से कम है, इस वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे सेविंग। तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक्स एंटे सेविंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो आइए देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो वो अमाउंट जो कि कोई भी पर्सन, कोई भी पैसे बचाने वाला, बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं, ये हाउस होल्ड आप बोल सकते हो यहाँ पे,
क्योंकि ज़्यादातर हाउस होल्ड ही सेविंग्स करते हैं, ठीक है। प्लान टू सेव, ठीक है, प्लान वर्ड लगाना ज़रूरी है क्योंकि प्लान ही एक्स एंटे कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी, तो अलग अलग इनकम की लेवल होती हैं, तो उस लेवल पे जो भी पैसा यहाँ पे सेव किया जाता है उसी को बोला जाता है एक्स एंटे सेविंग। और दूसरी तरफ बिल्कुल सेम डेफिनेशन अगर ले लें तो आप अगला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, बस एक शब्द आपको चेंज करना होगा, सेविंग की जगह आपको इन्वेस्टमेंट डाल देना है। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछा है गिव द मीनिंग ऑफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स, अब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, फर्म्स होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मशीन्स में इन्वेस्ट करना, लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना और उसको किसी बिजनेस के काम में यूज़ करना। तो यहाँ पर फर्म्स की अगर बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट हमेशा फर्म्स ही करती है, और प्लान वर्ड हमेशा आपको डालना है टू इन्वेस्ट एज डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। बाकी डेफिनेशन सेम है, आप देख सकते हैं, बस दो चार शब्द चेंज करने, एक फर्म्स डाल देना है और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डाल देना है, बाकी सब सेम है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।